English Kumar Bharti. 3.3 Stephen Hawking. Standard 10th. At the age of 21, Stephen Hawking was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) or Lou Gehrig's disease. In a very simple sense, the nerves that controlled his muscles were shutting down. स्टीफन हॉकिंग जब 21 साल के थे तब उनको अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हुई है। ये डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया था। सीधे तरीके से ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे नर्वस सिस्टम को सीधे सीधे उसको फेल करती है। हमारे जो मसल्स है कि मसल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। एट द टाइम डॉक्टर्स गेव हिम 2.5 years टू लिव। उसी समय डॉक्टर ने उनको सिर्फ 2 या 2.5 साल वो जिंदा रह सकते हैं ऐसे भी बता दिया था। हॉकिंग फर्स्ट began to notice problems with his physical health while he was at Oxford. An occasion he would trip and fall or slur his speech. He didn't look into the problem until 1963 during his first year at Cambridge. स्टीफन हॉकिंग को सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम जो है ये कब नोटिस आया, जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो जब कभी कभी ऐसे होता था कि वो चलते चलते गिर जाते थे या फिर उनके बोलने में स्लरनेस आ जाता था, बोलते बोलते वो लड़खड़ाते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो उनको समझ में आए, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये जनरली ऐसे हम सोचते कि हाँ हो जाता है, नेचुरल है, या फिर हम इग्नोर कर देते हैं शुरू में। तो इसी तरीके से 1963 तक स्टीफन हॉकिंग ने भी अपने इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया था। फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंग हैड केप्ट दिस सिम्टम्स टू हिमसेल्फ। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स उनमें फिजिकल जो चेंजेस आ रहे थे ये उन्होंने किसी को भी नहीं बताए, सिर्फ उनको ही पता था कि उनके साथ में क्या हो रहा है। बट व्हेन हिज फादर टुक नोटिस ऑफ द कंडीशन ही टुक हॉकिंग टू सी अ डॉक्टर। लेकिन जब उनके फादर के ध्यान में आ गया कि हॉकिंग को बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने उनको डॉक्टर के पास ले गए। फॉर द नेक्स्ट 2 weeks द 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट मेड हिज होम एट अ मेडिकल क्लिनिक वेयर ही अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ टेस्ट। उसके बाद में जब उनके फादर स्टीफन हॉकिंग के फादर जब उनको लेकर गए तो उनको इस 21 साल के यंग लड़के को जो है कि एक मेडिकल क्लिनिक, एक हॉस्पिटल को ही अपना घर बना लेना पड़ा 2 हफ्तों तक, जहाँ पर उन पर जो है कि काफ़ी सारे टेस्ट किए गए। उनके क्लिनिकली उनको काफ़ी सारा जो है चेकअप किया गया था। They took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into me and injected some radio-opaque fluid into my spine and watched it going up and down with x-rays as they tilted the bed, he once said. After all that, they didn't tell me what I had except that it was not multiple sclerosis and that I was an atypical case. तो स्टीफन हॉकिंग ने खुद ने ऐसे कहा है कि जब वो 2 हफ्तों तक जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो उस टाइम में डॉक्टर्स ने उनके आर्म में से जो है कि मसल सैंपल लिया था। उसके बाद में उनमें जो है कि इलेक्ट्रोड्स भी लगा दिए, उनमें जो है कि रेडियो ओपेक फ्लूइड का भी इंजेक्शन दिया गया उनके स्पाइंस में। और उसके बाद में डॉक्टर्स उनको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहते थे, उनको जो है एक्सरे जो है कि उसके थ्रू जो है ऑब्जर्व करते रहते थे। इस तरीके से वो जो टोटली 2 हफ्तों तक बेड रिडन थे और कंटिन्यूसली उनके टेस्ट चल रहे थे। सारे टेस्ट होने के बाद में भी डॉक्टर्स ने उनको सही तरीके से अभी भी नहीं बताया था कि एग्जैक्टली उनको हुआ क्या है। खुद स्टीफन हॉकिंग को ऐसे लगता था कि उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, जैसे कि एक अबनॉर्मल बीमारी है, अबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बॉडी टिश्यू की, जिसमें हमारे बॉडी टिश्यू हार्ड हो जाते हैं। तो ऐसी बीमारी हुई है ऐसे उनको लगता था। एंड दैट आई वॉज एन अटिपिकल केस, जो एक काफ़ी अटिपिकल वेरी अनयूजुअल केस है। तो अभी तक जो है कि डॉक्टर्स ने क्लियरली बताया नहीं था कि उनको क्या हुआ है। इवेंचुअली हाउएवर डॉक्टर्स डिड डायग्नोस हॉकिंग विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ ALS। डॉक्टर्स डायग्नोस कर रहे थे और ये जो है कि उन्होंने बाद में डिक्लेयर किया कि ये ALS यानी कि मायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस जो है ये इसकी अर्ली स्टेज है, प्राइमरी स्टेज में वो बीमारी जो है शुरू हो गई है। इट वॉज डेवस्टेटिंग न्यूज़ फॉर हिम एंड हिज फैमिली बट अ फ्यू events prevented him from becoming completely despondent। और जब डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया कि
स्टीफन हॉकिंग को ALS हुआ है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से भी बहुत ही डेवस्टेटिंग ऐसी बीमारी है, बहुत ही डेंजरस ऐसी बीमारी है। तब उनकी पूरी फैमिली जो है वो शॉक रह गई, वो सभी जो है काफ़ी निराश हो गए, सब जो है कि नर्वस हो गए थे, क्योंकि ये अनक्यूरेबल ऐसे एक डिसीज़ उनको हुआ था। लेकिन फिर भी इन हालातों में भी हॉकिंग कहते कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से वो कम्प्लीटली डिस्पॉन्डेंट, कम्प्लीटली डिस्करेज नहीं हुए। तो कुछ होपफुल डेज उनके लाइफ में थे, या फिर कुछ ऐसी बातें उनकी लाइफ में थी जिसकी वजह से उन्होंने कुछ अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ में लिया था। द फर्स्ट ऑफ दिस केम व्हाइल हॉकिंग वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल। तो पहली जो एक अच्छा एक्सपीरियंस जो उन्होंने कहा है कि वो क्यों नहीं डिस्पोनेंट हुए, क्यों नहीं डिस्करेज हुए, तो हॉस्पिटल में उनके साथ में एक जो है कि एक एक्सपीरियंस उनको मिला था। देयर ही शेयर्ड अ रूम विथ अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया। रिलेटिव टू व्हाट हिज रूममेट वाज गोइंग थ्रू, हॉकिंग लेटर रिफ्लेक्टेड हिज सिचुएशन सीम्ड मोर टॉलरेबल। कि हॉस्पिटल में उनका जो रूममेट था, स्टीफन हॉकिंग का जो रूममेट जो था, वो एक लड़का था जिसको ल्यूकेमिया की बीमारी थी। ल्यूकेमिया जो है कि एक ब्लड कैंसर, जिसमें जो है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स की वजह से क्योर होने के चांसेस नहीं रहते। तो इस तरीके से वो जो पेशेंट, वो जो लड़का जो था, वो ल्यूकेमिया से पीड़ित था, और वो जो उसको जो कुछ परेशानी हो रही थी, उसको जो कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो उसको देखकर हॉकिंग को ऐसे लगा कि उनकी बीमारी काफ़ी टॉलरेबल है, कि वो काफ़ी कुछ सहन कर सकते हैं उस लड़के की बीमारी से ज़्यादा, और इसीलिए जो हॉकिंग जो है वो उतना नर्वस नहीं हुए। नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉकिंग हैड अ ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ही सेड दिस ड्रीम मेड हिम रियलाइज दैट देयर वर स्टिल थिंग्स टू डू विथ हिज लाइफ। जब उनको हॉस्पिटल से रिलीज़ किया गया तो उन्होंने ये सोच लिया कि अभी भी काफ़ी टाइम है कि जो अपने कुछ ड्रीम्स जो है, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो उनको 2.5 years का ही जो है कि टाइम दिया हुआ था, उन्होंने ये सोचा कि अभी भी उनके जो ड्रीम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इन्हीं ड्रीम की वजह से उन्होंने सोच लिया कि आगे की लाइफ जो है अपने ड्रीम फुलफ़िल करने में वो लगा देंगे। In a sense, Hawking's disease helped him become the noted scientist he is today. और यही जो डिसीज़ है, हम ऐसा कह सकते कि यही डिसीज़ जो है कि वो हेल्पफुल साबित हुई हम सभी के लिए, क्योंकि उन्हीं की उसी डिसीज़ की वजह से हॉकिंग ने कुछ डिसीजन लिया और वो जो है कि एक रिनोड साइंटिस्ट बन गए। जो आज वो रिनोड साइंटिस्ट है उसका रीज़न भी ये बीमारी ही है। बिफोर द डायग्नोसिस, हॉकिंग हैडंट ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज़। डायग्नोसिस से पहले जब उनको ये पता ही नहीं था कि उनको ALS नाम की अटिपिकल डिसीज़ हुआ है, तो उसके पहले वो अपनी स्टडी पे इतना फोकस नहीं करते थे। बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोज आई हैड बीन वेरी बोर्ड विथ लाइफ, ही सेड। दे हैड नॉट सीम टू बी एनीथिंग वर्थ डूइंग। जनरली जैसे हम सभी की लाइफ जो रहती है कि हम सीरियस नहीं रहते अपनी लाइफ को लेकर, अपनी स्टडीज़ को लेकर, तो ऐसे ही सेम जो है कि स्टीफन हॉकिंग के भी साथ में था कि वो अपनी लाइफ को लेकर, अपनी स्टडीज़ को लेकर वो इतना सीरियस नहीं थे, काफ़ी बोर्ड हो चुके थे लाइफ से, और इसीलिए उनको ऐसे लगता था कि कुछ करने लायक है ही नहीं। बट विद द सडन रियलाइजेशन दैट ही माइट नॉट इवन लिव लॉन्ग इनफ टू अर्न हिज PhD, हॉकिंग poured himself into his work and research। लेकिन जैसे उनको पता चला कि अभी उनके पास में इतना समय नहीं है, उनको रियलाइजेशन हुआ, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि PhD, मिनिमम PhD तो भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और इसलिए उन्होंने खुद को अपने काम में जो है लगा दिया और अपने रिसर्च में वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए। एज फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड, he would be forced to use wheelchairs by 1969. The effects of his disease started to slow down. तो फिजिकल ऑर्डर जो है, कंट्रोल जो है, वो धीरे धीरे अभी कम हो रहा था, क्योंकि 1969 तक जो है कि उनको अभी व्हीलचेयर में रहना पड़ता था, क्योंकि वो चलने की जो पावर जो है वो धीरे धीरे जो ये जो बीमारी जो है तो पैरों से शुरू होती, कि वहाँ से जो धीरे धीरे बॉडी की कैपेसिटी कम होती जाती है। तो 1969 में उनके पैरों की जो ताकत जो है चली गई थी और वो व्हीलचेयर में बैठे थे। लेकिन व्हीलचेयर में बैठने के बाद में भी उनका काम नहीं रुका, तो डिसीज़ की वजह से उनकी जो एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई, लेकिन जो वर्क या फिर रिसर्च वो कम नहीं हुआ। ओवर टाइम हाउएवर हॉकिंग्स
ever expanding career was accompanied by an ever worsening physical state। तो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा है कि उनका जो है एवर एक्सपांडिंग करियर, उनका जो करियर जो काफ़ी बहुत बड़ा करियर या फिर जो उनके एम्बिशन जो थे या फिर वो उनको जो एक मेंटल एबिलिटी जो मिली थी, उनका इंटेलिजेंस जो है, उसके साथ में दुनिया की सबसे बीमारी जो है, सबसे वर्सनिंग फिजिकल स्टेट के साथ में वो अपना करियर जो है उसको एक्सपांड कर रहे थे। बाय द मिड 1970s द हॉकिंग फैमिली हैड टेकन इन वन ऑफ द हॉकिंग्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू हेल्प मैनेज हिज केयर एंड वर्क। 1970 के बीच में ही उनकी फैमिली ने एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो है उनके हेल्प के लिए और उनकी केयर के लिए रखा था। ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ बेड बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंस। वैसे देखा जाए तो हॉकिंग अपने हाथों से खाना खा सकते थे और बेड पर से उठ भी सकते थे, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए उनको असिस्टेंट की ज़रूरत ही थी। इन एडिशन हिज स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड सो दैट ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम। और उसके साथ में उनके बोलने में जो है कि स्लरनेस काफ़ी बढ़ गया था। अभी बिल्कुल भी उनकी भाषा वो जो बोल रहे हो समझ में नहीं आता था। सिर्फ उनके जो करीबी लोग थे, उनके जो क्लोज जो थे, फैमिली मेम्बर्स या फिर ये असिस्टेंट, सिर्फ वही वो उनको अच्छे से जानते थे, इसलिए वो क्या बोल रहे वो सिर्फ वही लोग समझ सकते थे। इन 1985 ही लॉस्ट हिज वॉइस फॉर गुड फॉलोइंग अ ट्रैकियोटॉमी। 1985 तक जो है कि उनका पूरा बोलने की शक्ति, बोलने की पावर भी चली गई थी, उनका आवाज़ भी चला गया था और उसमें जो है कि वो ट्रैकियोटॉमी जो है एक छोटी सी सर्जरी भी उनको करनी पड़ी थी। द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर 24 आवर्स नर्सिंग केयर फॉर द अक्लेम्ड फिजिसिस्ट। और इसकी वजह से अभी 24 आवर्स के लिए एक कोई फिजिसिस्ट जो है या फिर नर्सिंग केयर की ज़रूरत आन पड़ी थी। इट ऑल्सो पुट इन पेरिल हॉकिंग्स एबिलिटी टू डू हिज वर्क। अभी पहले वो थोड़ा बहुत बोल लेते थे, जो उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो बोल सकते थे, वो एबिलिटी उनमें, वो फिज़िकल कैपेसिटी उनमें थी। लेकिन अभी जो है कि बिल्कुल ही न बोलने की वजह से और एक सबसे बड़ा जो है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके आगे आ गया था, क्योंकि उसकी वजह से वो काम में अड़चने आ रही थी। द predicament caught the attention of a California computer programmer who had developed a speaking program that could be directed by head or eye movement। तो एक जो है कि कैलिफोर्निया के कंप्यूटर प्रोग्रामर ने ये जो है कि इस अनप्लीजेंट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कि उन्होंने एक जो प्रोग्राम डेवलप किया, स्पीकिंग प्रोग्राम डेवलप किया, जो स्टीफन हॉकिंग के हेड या फिर आई मूवमेंट से जो है कि वो बातें कर सकेंगे या फिर जो उनके जो कुछ थॉट जो है वो एक प्रोग्रामर के थ्रू जो है उस प्रोग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकेंगे। द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सिलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वेयर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर। तो ये जो इन्वेंशन था कि हॉकिंग जो है कि उनके आगे एक स्क्रीन रहती थी, कंप्यूटर स्क्रीन, वहाँ पे वो अपने जो एक सेंसर जो लगाया गया था उनके आईब्रो के पास में, तो उस सेंसर से जो है कि वो सीधे सीधे वो अपना एक लेटर जो सिलेक्ट करते थे, उसमें टाइम लगता था, लेकिन स्क्रीन पे उन्होंने क्या लेटर सिलेक्ट किए हैं तो उसके धीरे धीरे एक लेटर सिलेक्ट करके एक सेंटेंस जो है वो तैयार होता था। और इस तरीके से वो स्पीकिंग जो है वो कोई क्या बोलना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिखाई देता था। एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन हॉकिंग हु स्टिल हैड यूज ऑफ हिज फिंगर्स सिलेक्टेड हिज वर्ड्स विथ अ हैंड हेल्ड क्लिकर। शुरू में जो हॉकिंग अपने फिंगर से, अपनी उंगलियों से और जो है कि सारे वर्ड सिलेक्ट करते थे। टुडे विथ वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गॉन हॉकिंग डायरेक्ट्स द प्रोग्राम थ्रू अ जैक मसल अटैच टू अ सेंसर। लेकिन कुछ पीरियड के बाद में जब ये भी कंट्रोलिंग चला गया तो हॉकिंग जो है वो सेंसर जो चिक मसल यानी कि गालों के मसल में जो लगाया गया था उसके थ्रू और जो कुछ कहना चाहते थे तो स्क्रीन पे आ जाता था। तो इस तरीके से भी जो है कि हॉकिंग ने इतने फिज़िकल कंडीशन इतनी ख़राब होने के बाद में भी अपना रिसर्च जो है वो उन्होंने नहीं रोका था। थ्रू द प्रोग्राम एंड द हेल्प ऑफ असिस्टेंट्स स्टीफन हॉकिंग हैज़ कंटिन्यूड टू राइट एट अ प्रोलिफिक रेट।
इस प्रोग्राम के थ्रू जो है और असिस्टेंट की हेल्प भी उनके साथ में थी। स्टीफन हॉकिंग ने प्रोलिफिक रेट से, यानी कि बहुत ही अच्छे, जो एक नॉर्मल आदमी जो कुछ कर सकता है तो उसी रेट से उनका राइटिंग वैसे ही चल रहा था, रिसर्च वैसे ही चल रहा था। हिज वर्क हैज़ इंक्लूडेड न्यूमरस साइंटिफिक पेपर्स ऑफ कोर्स बट ऑल्सो इंफॉर्मेशन फॉर द नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी, कि उन्होंने जो कुछ लिखा है, उन्होंने जो बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स जो लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी लिखी हुई है, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ वो साइंस रिलेटेड ही लिखते थे, तो रादर देन साइंटिफिक पेपर्स भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। हॉकिंग्स हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन्स अ कांस्टेंट कंसर्न, अ वरी दैट वाज हाइटेंड इन 2009 व्हेन ही फेल टू अपीयर एट अ कॉन्फ्रेंस इन अरिजोना बिकॉज ऑफ अ चेस्ट इन्फेक्शन। हॉकिंग की हेल्थ जो है धीरे धीरे और भी बिगड़ते जा रही थी। जब 2009 में अरिज़ोना में जब एक कॉन्फ्रेंस में वो नहीं प्रेजेंट रह पाए थे क्योंकि उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। इन अप्रैल हॉकिंग, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge, was rushed to the hospital for being what university officials described as gravely ill. उसके बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ल्यूकेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, एज ए ल्यूकेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स उन्होंने 30 ईयर्स सर्विस देने के बाद में वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया था। वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ने उनको ग्रेवली इल ऐसे डिस्क्राइब किया था कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी, इतना फिजिकल प्रॉब्लम होने के बाद में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन जो है उसको सराहा गया। इट वाज लेटर अनाउंस दैट ही वाज एक्सपेक्टेड टू मेक फुल रिकवरी, और ये भी एक्सपेक्ट किया गया था कि वो जो है कि स्टीफन हॉकिंग अपनी जो है रिकवरी बहुत जल्दी करे और वो बहुत अच्छे से अपने खुद को फिजिकली फिट करके दुनिया के आगे जो एक अपना कंट्रीब्यूशन जो उनको साइंस को लेकर, फिजिक्स को लेकर या फिर कॉस्मोलॉजी को लेकर जो दे रहे हैं वो वैसे ही उसको कंटिन्यू करे। तो हमको स्टीफन हॉकिंग के इस लेसन से क्या सीखना है कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में होते हैं, लेकिन इस तरीके से फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स होने के बाद में भी उनको सिर्फ ये जो ALS नाम की जो बीमारी जो है, इसमें सिर्फ आइज़ और जो है ब्रेन, इस पर उसका अफेक्ट नहीं होता है, और इसीलिए उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया स्टीफन हॉकिंग ने, और अपनी टोटली जो उनमें जो कैपेसिटी जो बची हुई थी सिर्फ आँखों की और ब्रेन की, उसको यूज़ करके उन्होंने, जो डॉक्टर ने जो प्रिडिक्ट किया था कि वो 2.5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन अपना जो फर्म जो विल पावर जो उनमें थी, उन्होंने विल पावर के भरोसे ये सब करके दिखाया, और एक अच्छा साइंटिस्ट जो है पूरी दुनिया के आगे आया। और बहुत सारी बिग बैंग थ्योरी है या फिर यूनिवर्स के बारे में जो कुछ उन्होंने जो पेपर्स है या फिर जो बुक्स जो लिखे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए, सभी के लिए वो काफ़ी नॉलेजेबल साबित होते हैं। आई थिंक यू गॉट द लेसन। थैंक यू।